A formal good afternoon to all of you. Now we will move into our basic thing, the questions that we are going to canvas in the HLO phase. Now our HLO has got around 30 questions. Unme se we will be now concentrating on question 1 to 16 only. That relates to the housing conditions. That means wall, roof, and condition of the house, ownership, rooms, and married couples only. बाकी जो है that will be taken up in the next sessions. पहले तो हम इसको उसमें करते थे, शेड्यूल में करते थे. नाउ वी विल बी डूइंग इट डिजिटली. तो हम शेड्यूल को यहाँ पे रेफर नहीं करेंगे. वी विल बी रेफरिंग टू द ऐप ओनली. तो जैसे ही ऐप मिलेगा, ये ऐप में कैसे इसको हैंडल करना है, दैट विल बी टेकन केयर प्रॉपरली बाय घटक सर. एक थरो सेशन है वेर यू विल बी डूइंग द लॉग इन एंड यू विल बी प्रैक्टिसिंग एवरीथिंग. फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ कि दिस इज द लॉगिन स्क्रीन जहाँ पे हम अपने क्रेडेंशियल्स भरेंगे, क्योंकि आप लोगों ने प्रीटेस्ट कर रखा है, सो यू आर वेल अवेयर. तो इसमें हम अपने क्रेडेंशियल्स डालेंगे एंड वी विल लॉग इन. लॉगिन के बाद व्हाट वी विल एम्फसाइज टू द एनुमरेटर्स एंड सुपरवाइजर्स दैट यू फर्स्ट check that the location particulars which is appearing on the screen is exactly the same that is replicated in your appointment order. ठीक है, this is first check. ये आपको कन्वे करना है. आपको सब मालूम है, लेकिन मैं उन पॉइंट को एम्फसाइज करना चाह रही हूँ which you will emphasize in the field. The way you will emphasize to the master trainers to the field trainers, and the field trainers will in turn tell to the enumerators that first you check कि आपका ये चीज मैच हो रहा है. अगर मैच नहीं हो रहा है, रिपोर्ट टू द चार्ज ऑफिसर और उसको रिवाइज्ड एनुमरेटर्स जो भी होगा, या फिर इसमें भी अगर कुछ गलत आ रहा है, दैट कैन बी टेकन केयर थ्रू द CMMS. उसके बाद आएगा हमारा डेटा एंट्री स्टेज. डेटा एंट्री में पहले क्या होता था, नेक्स्ट स्लाइड. डेटा एंट्री में क्या होता था, हमारे पहले आता था लाइन नंबर. उस लाइन नंबर हम पहले लिखते थे, फिर वी यूज्ड टू स्ट्राइक थ्रू एंड ऑल दोस थिंग्स. नाउ विद द ऐप दिस हैज बिकम वेरी इजी. हमें उस पर कुछ करना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आएगा और वो ऑटो इंक्रीमेंटेड होता रहेगा, और हर एक सब्सिक्वेंट स्क्रीन्स में उसकी लेफ्ट एंड टॉप एंड कॉर्नर में लाइन नंबर दिखता रहेगा. तो हमें इस पे ज्यादा टेंशन वाली कोई काम नहीं है. पहले इट वाज अगेन अ मैटर ऑफ कंसर्न कि हमने लाइन नंबर रिपीट तो नहीं कर दिया या कट थ्रू कर दिया, तो वो सारे मैटर था. अब वो सारे टेंशन हमारा खत्म हो गया है. इसके बाद आता है हमारे शेड्यूल के हिसाब से जो है वो बिल्डिंग नंबर. नाउ व्हाट इज बिल्डिंग नंबर? बिल्डिंग का कंसेप्ट तो पहले ऑलरेडी हो चुका है ना, कंसेप्ट्स एंड डेफिनेशंस के उसमें. बिल्डिंग में हमारा जो प्राइमरी गोल है कि वहां पे अगर लोकल बॉडी या लोकल अथॉरिटी ने नंबरिंग दे रखा है, फर्स्ट वी विल चेक फॉर दैट वेदर द बिल्डिंग इन दैट एरिया इज हैविंग अ प्रॉपर म्युनिसिपल नंबर. अगर म्युनिसिपल नंबर है तो वी विल अवॉइड डुप्लीकेसी एंड वी विल अडॉप्ट इट एज इट इज. लेकिन अगर हम देखते हैं कि दैट इज नॉट क्लियर, उसमें कोई सिस्टम प्रॉपरली नहीं है, नंबरिंग एब्रप्ट है या कहीं पे नंबर्ड है कहीं पे नंबर्ड नहीं है, then we will assign a new census building number. So the matter is that official numbering we will accept to avoid duplication wherever there is municipal numbers available. In case the municipal numbers are incomplete or there is no municipal numbers, only in that case we will go for the numbering of the buildings. अब इसमें क्या है, किस किस बिल्डिंग्स को हम नंबर देंगे, जैसे कि पहले सेशन में आपको बताया गया है विच इज अ बिल्डिंग. बिल्डिंग में क्या होगा, जो ओपन स्पेस है वो बिल्डिंग में नहीं आएगा. जो स्ट्रक्चर रूफ है कंप्लीट है, ये आई थिंक थरोली डिस्कस्ड है ना. सो वी विल गिव नंबरिंग टू द बिल्डिंग्स. इन दैट वे व्हाट वी विल अचीव अ properly systematic area where each and every building and also the census houses located within that house listing block bears a systematically assigned number. जैसे देखो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. दिस इज वेरी वेल डिमार्केटेड 15, 16, 17 सिस्टमेटिक वे में है. हमने उसको एग्जिस्टिंग लोकल नंबर जो है उसको हमने एग्जैक्टली वैसे ही रिकॉर्ड किया. वी शुड नॉट डू अ मिक्स एंड मैच. आपको ये एम्फेसाइज करना होगा उनको. आपको बहुत इजी लग रहा है, लेकिन एनुमरेटर्स एंड सुपरवाइजर्स दे मे डू समथिंग एल्स. तो यू हैव टू प्रॉपरली नोट देम कि आप अपना नंबर और उनका नंबर नहीं जोड़ना है. यू हैव टू फॉलो आइदर और.
यहाँ पे दो दीज आर न्यूमेरिकल, बट आपके जो ओरिजिनल होगा दैट इज अ अल्फा न्यूमेरिक फील्ड, इसलिए बिल्डिंग नंबर्स प्रॉपरली आ जाएंगे। विथ सम स्ट्रिंग्स आर ऑल्सो अलाउड, जैसे बाई है, हैफन है, वो सारे अलाउड है, वो भी सारा उसमें टेकन केयर हो जाएगा। ये वही है, पिक्टोरियल डिपिक्टेशन है। ये स्लाइड्स इसलिए रखा गया है ताकि आप लोग यहाँ पे प्रॉपरली इमेजेस फिट इन कर पाओ। यहाँ पे कुछ आपको ऐसे एग्जांपल्स देना है जहाँ पे बिल्डिंग नंबर्स प्रॉपरली नहीं रखा गया है एंड वी आर गिविंग प्रॉपर नंबर्स। देखो ये सेंसस एनुमरेटर है, वो जाके वहां पे नंबर दे रहा है। बैक पीठ में होगा या साइड में होगा वो बाद में देखा जाएगा, फाइनलाइज बाद में किया जाएगा। बट they are also, I want you people to put some realistic images of your एरियाज जहां पे बिल्डिंग नंबर्स प्रॉपर नहीं है एंड हाउ इट इज टू बी डन, वो एग्जांपल आप नीचे उसमें डाल दीजिए। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमें किसको बिल्डिंग नंबर देना है, विच इज अ प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, उसका रूफ है, 4 वॉल्स है, और जहां पे एक बंदा कम से कम रह सकता है, मतलब एटलीस्ट अ पर्सन कैन स्टे, दैट इज टू बी बिल्डिंग। कोई भी ओपन प्लेस है वहां पे नहीं नंबरिंग देना है। अब यहाँ पे एक दिक्कत है कि काफी सारे जगह पे, मेजरली इन द अर्बन एरियाज जहाँ पे म्यूनिसिपल नंबरिंग है, वहां पे क्या होता है, कोई प्लॉट किसी के नाम पे अलॉटेड है तो उसको भी वहां पे थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन है या कंस्ट्रक्शन नहीं है, 4 वॉल्स दिया हुआ है, वहां पे हो सकता है कि म्यूनिसिपल बॉडीज ने उसको नंबरिंग दे रखा है। और यहाँ पे जैसे आई डोंट नो हाउ मच इट इज प्रिवेलेंट इन योर स्टेट, इवन इन कैलकाटा देयर आर ओपन प्लेसेस जो किसी के नाम पे अलॉटेड है, वहां पे उन्होंने बिल्डिंग नंबर एक उसके साथ प्लेकार्ड के साथ उन्होंने डाल रखा है, बट एज पर हमारा वो सेंसस स्ट्रक्चर तो नहीं कहलाएगा और उसमें नंबरिंग भी नहीं होगा। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, वी विल गिव सेंसस नंबर्स, क्योंकि हमें ये ऑब्जेक्टिव है ना कि बंदा बाद में जाएगा तो उसको प्रॉपरली वो ढूंढ पाए। कंस्ट्रक्शन नहीं होगा तब भी हमारे वहां पे जो वेल डिमार्केटेड एरियाज है इन केएमसी कलकत्ता कॉर्पोरेशन में, वहां पे सपोज इट्स अ एरिया कॉल्ड सॉल्ट लेक जहां पे हमारा ऑफिस है, वहां पे ऑल द प्लॉट्स इन दैट एंटायर एरिया इज डिमार्केटेड एंड जिसका ओनरशिप है उसका वहां पे नंबर अलॉटेड है पहले से ही। हमें क्या करना पड़ेगा, एंटायर एचएलवी का री नंबरिंग करना पड़ेगा। मैडम लक्ष्मदी मैडम आप कह रहे थे जैसे बिल्डिंग नंबर 10 है, बिल्डिंग नंबर 11 है, कुछ मिस कर गया था, वो हमें बाद में मिला, वी विल नंबर इट एज 10/1। और मान लीजिए वहां पे बिल्डिंग स्ट्रक्चर में नंबर प्रॉपरली था ही नहीं, तो हमने तो वो सेंसस नंबर पहले कर दिया है और उसमें भी हम लोगों से गलती से छूट गया है, बिकॉज दिस इज अ सोशल साइंस ऑफ थिंग ना, देयर कैन बी सेवरल इफ्स एंड बट्स। मान लीजिए उसके बावजूद भी हमसे छूट गया है, तब भी हम ही ने नंबर किया है, लेकिन मेरे से छूट गया है, बाद में कंस्ट्रक्शन हुआ है। यहाँ पे जैसे रोड के कंस्ट्रक्शन वगैरह में ना काफी सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बिल्डिंग्स बन जाते हैं, पोटा केबिन बन जाता है। मानसिंह रोड में एक दिन सुबह आए थे, देखा कि एक पोटा केबिन बन चुका है, 2 दिन में, सैटरडे संडे में उन्होंने बना लिया। तो इन दैट केस यहाँ पे एक हमें तो उसको देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, भले ही सेंसस हाउस 10 एंड 11 मैंने दिया है, या फिर सेंसस नंबर वो जो 10 एंड 11 है वो सेंसस नंबर ना ही हो, लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी ने दिया है। आप जैसे सेंसस हाउस में, सेंसस हाउस यू ऑल नो क्या है सेंसस हाउस का डेफिनेशन। एक बिल्डिंग में मान लीजिए अगर सेंसस हाउस 3 है, तो कई बार क्या होता है जो देखा गया है कि 1 लिख दिया, 23 लिख दिया, 154 लिख दिया, ये ऐसे नहीं लिखा जाना है ना, हमें वो जिस हिसाब से प्रॉपरली आना है वो प्रॉपरली वहां पे आएगा। अब आप बोलोगे कि मैडम वो तो सेंसस हाउस तो ऐप में ही आ रहा है, हम थोड़ी भर रहे हैं। अगर सेंसस हाउस ऐप में आ रहा है और अगर उसमें गलती आ रहा है, गलती दिख रहा है, देन ऑल्सो यू प्लीज रिपोर्ट, क्योंकि हमें बाद में मतलब ऐसे ऐसे कोड्स मिले हैं जो कोड्स उसमें था भी नहीं, इस टाइप के कुछ घटक। सर ऑब्वियसली प्रॉपरली ज्यादा ब्रीफ करेंगे आप लोगों को, तो उन केसेस को अवॉइड करने के लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि सेंसस हाउस नंबर कितने डिजिट का है। और आपको याद होगा कि हम बिल्डिंग्स में अगर जो टेम्पररी मार्किंग कर रहे हैं वहां पे हमें सेंसस नंबर ऑफ सेंसस हाउसेस हम पहले लिख रहे हैं, वहां पे जब हम सेंसस हाउस नंबर अगर लिखेंगे भी तो वी शुड नॉट राइट 1, 23, 25, 26 लाइक दैट, वी शुड लाइक इट लाइक द प्रॉपर मैनर। एक और सिनेरियो आई विल लाइक टू डिस्कस, जैसे एक बिल्डिंग है, उसके पास एक दूसरा बिल्डिंग है, पहले बिल्डिंग में एक दे दिया कि एक सेंसस हाउस, 1 बिल्डिंग 1 सेंसस हाउस मान लिया है, और उसके बाद सेकंड बिल्डिंग में चले गए, उसको सेंसस हाउस नंबर 2 दे दिया है। बट
this may not be the scenario. We need to look in properly कि building, we need to understand, we need to make them मतलब we need to understand means the enumerators and supervisors need to understand it properly कि building and census houses are not coterminous. One building may have more than one census houses, that we need to properly look into. And अगर separate entrance है, जो concepts and definitions कल दिया गया है उसके हिसाब से we have to identify the census, और 1 से लेके 2 उसी building में भी हो सकता है, that we have to ensure. And then in the next building it may be a one building with one census house and that we will number as 3. Clear? So ये जो है कि what we will do, the enumerators and supervisors are to ensure that the buildings are, no buildings are missed out. Buildings must have a roof. Open plots are excluded. Use local numbers first. जहां पे local numbers नहीं है, systematically नहीं है और incomplete है और exist नहीं करता है, then only we will assign census number systematically. And in this and new buildings found to get a sub number. ये जो sub number है, चाहे वो building numbers given by the municipal authorities हो या फिर given by the census enumerator हो, उसमें भी sub number आएगा. सेंसस हाउस के लिए एक बार जॉट डाउन कर लेते हैं कि इट इज अ 4 डिजिट नंबर. इट विल बी अ कंटिन्यूअस सीरियल नंबर फॉर द एंटायर ब्लॉक, और ये एज ऑन डेट आपके ऐप में या तो फिर रिपीट होगा या फिर न्यू होगा. ठीक है. अच्छा, हाउसेस न्यूली फाउंड बिल्डिंग्स, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट. मान के चलो वो जो हम 10 और 11 वाले बिल्डिंग के बीच में एक बाई नंबर से नया बिल्डिंग दिया था, उसका सेंसस हाउस नंबर कौन सा होगा? उसका सेंसस हाउस नंबर होगा जो बिल्कुल लास्ट आपके जो पूरे HLB का जो लास्ट सेंसस हाउस नंबर था, से फॉर 153 वाज द लास्ट सेंसस हाउस नंबर, उसके बाद आएगा 154 एंड 155. क्लियर? एवरीवन क्लियर? अच्छा, हमारे जो ऐप है वहां पे क्या है, एक बार ना आप अपने शेड्यूल खोल रखे हैं ना, वहां पे देखिए आपका जो सेंसस हाउस नंबर हो चुका है, उसके बाद आपका दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअली. ठीक है. इसके बाद आपके जो ऐप है उसमें पॉपअप विल कम आस्किंग फॉर द सेल्फ एनुमरेशन कि वेदर द हाउस होल्ड हैज कंप्लीटेड सेल्फ एनुमरेशन. शेड्यूल्स में देख लीजिए. आई एम या फिर इसमें भी देखना चाहेंगे तो मेरे पास पुराना है, तुम इसमें से देख के बता दो. नहीं नहीं, दे आर लुकिंग फॉर AC वाला पेज. तो they will ask whether the household has completed the self enumeration. अगर household ने self enumeration कर लिया है, then yes is to be selected. And अगर yes select किया गया है, अब select yes किस केस में हो सकता है? Only case where it is a residence. Residence के बिना तो कोई self enumeration करेगा नहीं ना. तो residence में they will select yes, और in that case question will be यूज ऑफ सेंसस हाउस में रेसिडेंस एंड रेसिडेंस कम अदर यूज टू बी फिल्ड इन आएगा. ये हमें उनको बता देना होगा. और उसके बाद जो हाउस होल्ड नंबर है दैट विल बी ऑटोमेटिकली जनरेटेड. हमें मतलब लास्ट सेंसस व्हाट आई कैन रिकॉल, गिविंग दिस नंबर्स वाज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि नंबरिंग गलत होता था तो पूरे काफी सारी चीजें गलत हो जाती थी, जो आज की डेट पे ना इज टेकन केयर एब्सोल्युटली बाय द ऐप. अच्छा, ACID अगर अब हम क्या करेंगे, वी विल आस्क फॉर द AC रेफरेंस ID दैट द पर्सन मे हैव रिसीव्ड थ्रू हिज ईमेल ID और थ्रू हिज मोबाइल, दैट वी विल आस्क फ्रॉम द रिस्पोंडेंट. और उस सेल्फ रेफरेंस ID को वी विल फीड इन आवर मोबाइल. आप लोगों ने सबने देखा हुआ है ना ऐप, यू कैन रिलेट ना. तो उसमें हम वो रेफरेंस ID डालेंगे, जहां पे वो रेफरेंस ID मैच कर रहा है तो उसके पास वो क्या आ जाएगा, समरी डेटा व्यू होता है उस HLO उस हाउस होल्ड का. और अगर उनको लगता है कि एक्सेप्टेबल है और दे विल ही विल एक्सेप्ट एंड ही विल मूव फॉरवर्ड. और अगर उसको लगता है कि नहीं उसमें कुछ एरर्स रह गए हैं, या कई बार ऐसा होता है कि रेस्पोंडेंट भी बोलते हैं कि मैंने वो भर दिया था लेकिन उसमें कुछ गलती रह गया है, सो दैट इज नीड टू बी रेक्टिफाइड राइट नाउ. So in that case also the enumerator can edit it. He will edit and then he will finalize, and it will be like he has to fill all the questions like that and then it will move forward. और अगर
बंदे ने सेल्फ एनुमरेशन नहीं कर रखा है रेस्पोंडेंट ने, then what we will do that we will collect that it is a no, and then we will do the entire canvassing of the household. Clear? Now coming to question number 4, that is the predominant material. इसमें क्या होगा, मेजर पोर्शन ऑफ द मटेरियल जिससे यूज हुआ है दैट विल बी कंसिडर्ड. फ्लैट्स ऑफ अ मल्टी, मैंने सिर्फ इसमें वो सारे पॉइंट्स हाईलाइट्स किए हैं विच इज टू बी स्पेसिफिकली केप्ट इन माइंड, जो मिस आउट होते हैं. फ्लैट्स ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स मे हैव डिफरेंट फ्लोर मटेरियल्स. कई बार यही होता है कि जितने भी सारे मटेरियल्स है एक बिल्डिंग में गए, क्योंकि हाउसेस है तो मान लिया कि सारे फ्लोर्स एक जैसे है. जरूरी नहीं है. ये गवर्नमेंट मकान में भी जरूरी नहीं है, ये मान लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट मकान में हो सकता है कि अंदर से किसी ने कुछ करा रखा हो फ्लोर रूफ एंड वॉल में. तो वी नीड टू स्पेसिफिकली उनको बोलना है कि आप अच्छे से पता कीजिए, क्योंकि जहां पे मैं भी गई थी फील्ड में एंड आप लोगों ने भी जो गए थे वहां पे देखा होगा कि बिल्डिंग देखा तो भर दिया कि भाई इसी चीज का बिल्डिंग है. ऐसे नहीं होना है. फर्स्ट एग्जांपल कुछ पिक्टोरियल है, ये हमारे इंस्ट्रक्शन मैनुअल से ही है कि मड हाउस कैसे है, फ्लोर्स कैसे दिखते हैं, बैम्बू है, थर्ड इज बर्न ब्रिक, सीमेंट फ्लोरिंग है, मोजाइक है, एंड ये जो हमारा लास्ट वाला है वो भी टाइल्स है. तो ये जो प्रीडोमिनेंट मटेरियल है, जो चीज ज्यादा बनी हुई है वही हमें लेना है, और इस पे कोई दौड़ाया नहीं है. देयर इज नो 50-50, ऐसा 50-50 नाप के लोग नहीं बनाते. उनको कुछ पूछेंगे तो वो और भी बोल देंगे कि भाई इसको सीमेंट मान लो, वो कर लो. ठीक है, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जैसे वॉल है, वॉल में क्या होता है, इसमें भी हम जो प्रीडोमिनेंट मटेरियल यूज हुआ है उसी को मानेंगे. इसमें आप देखोगे जो शुरुआत वाले कोड्स है ना, मतलब वो थोड़ा सा कच्चा टाइप का है, और हम धीरे धीरे जो आगे गए हैं वो थोड़ा परमानेंट नेचर का है. आपको दिख रहा है ना कोड्स, उसमें क्वेश्चनर में देख लो या उसमें देख लो. हाँ, द ऑप्शंस जो अवेलेबल है. तो actually these we require for classify a household in a kacha house or pakka house, in that way also na. Very often it is difficult to determine the material of the wall. ये वॉल में बहुत ही होता है कि क्योंकि प्लास्टर किया हुआ है और पेंट किया हुआ है तो हमें कई बार मटेरियल पता नहीं चलता. इन दैट केस हमें वो प्रॉपरली प्रोब करके पूछना है. वी नीड टू लुक बियॉन्ड द आउटर सरफेस. थोड़ा सा मतलब ये, हाँ, रिस्पोंडेंट को आपको प्रोब करके पूछ लेना है कि वॉल किस चीज का बना है. एक बार आगे चलो. जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि हो सकता है कि मड ब्रिक, मड वाला है, मड ब्रिक है, फिर भी वो प्लास्टर्ड विथ सीमेंट है, तो आपका प्रीडोमिनेंट मटेरियल विल बी मड. ठीक है. अब स्टोन्स है, स्टोन्स में हमें ये देखना है कि क्या वो पैक्ड विथ सीमेंट है, और अगर है तो वो पैक्ड विथ सीमेंट मोर्टर जाएगा कोड 5 में, और अगर लूज स्टोन्स है तो उसको लूज स्टोन्स में जाएगा. और अगर वो कुछ भी नहीं बता पा रहा है, एब्सोल्युटली इग्नोरेंट है, जैसे कोई रेंट पे आया है, जिनका खुद का घर है वो तो इग्नोरेंट नहीं, उनको मालूम है, लेकिन जो रेंट पे आया है, कुछ ही दिनों हुआ है आया है, वो बता भी नहीं पा रहा है, यू प्रोब्ड to the last extent possible, even after that it is not being responded, तो फिर आपको वो कोड 0 ही देना पड़ेगा. Again, major portion of the material will determine the predominant material of the roof also. The entire house, इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है कि एंटायर हाउस में कंक्रीट से बिल्डिंग बना हुआ है, लेकिन छत के ऊपर कुछ जो कोस्टल एरियाज है वहां पे कुछ एस्बेस्टस की शीट लगा देते हैं ताकि पानी ना गिरे उसके ऊपर. देखा गया है कि वो उसी को सारे में रेप्लिकेट कर दिए, जबकि कंक्रीट गायब ही हो गया. ये नहीं होना है. इसमें देखिए स्पेसिफिकली हम लोगों ने लिख दिया है, however there may be temporary construction whose roof is made up of thatch, चाहे ये कुछ ये हो सकता है. In such cases, roof material should be taken as concrete. Clear? वो जो पिछले बार लीड ट्रेनर्स में कंफ्यूजन हुआ था, आउटर पार्ट एक्सपोज्ड एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सारे हमने इस बार इंस्ट्रक्शन मैनुअल, यू कैन सी वी हैव एड्रेस्ड दैट एंड इनकॉर्पोरेटेड द प्रॉपर करेक्शंस. ठीक है.
हमने यहाँ पे कुछ मशीन मेड टाइल्स एंड हैंडमेड टाइल्स की कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, वो किस टाइप का आता है, आप थोड़ा सा रियलिस्टिक इमेजेस, स्टेट स्पेसिफिक इमेजेस इसमें कर लेना है। सर आप बताइए। Manual, page number 42, para number 5.1.12. Second line, for census house having more than one floor, roof of the top floor is to be considered. So, whether it is a census house or building. सर आप बताइए, क्या हम बिल्डिंग को सवाल पूछते हैं? हम बिल्डिंग को तो सवाल पूछते ही नहीं है ना सर। I'm not getting what she is telling. ये आपको जो आपको लग रहा है कि टॉप वाला लेना है, ये वी आर आस्किंग द क्वेश्चंस टू ईच एंड एवरी हाउस होल्ड ना, Census house only, yes. so your question is answered ना। No, what of my बट doubt is. इसमें आई एग्री, ये हम लोग ने देखा हुआ है जिस दिन प्रिंट होकर आया था, इसमें एक लाइन और ऐड कर देंगे, वो मेरे एग्जांपल में है, दैट वी विल पुट इन। The madam is asking about that building, multi-storied building. आई गॉट इट In सर, that, इसके है अगले स्लाइड में ही है वो। एक बार अगला स्लाइड दिखा दो, अगला स्लाइड दिखा दो, मैटर खत्म। आप ना ये स्पेसिफिक एग्जांपल देखना, कंक्रीट वाला जो है वो पूरा ज्यादा भरा हुआ है, वही हमें लेंगे क्योंकि दैट इज द मेजर पोर्शन। एक बिल्डिंग में मान के चलो 3 सेंसस हाउस है, जो हमने पहले वाला पिक्चर देखा था ना उसमें जाते हैं, 3 सेंसस हाउस है, नीचे वाला 001, ऊपर वाला 0002, उसके वाला 0003। तो नीचे वाले सेंसस हाउस के लिए उसका जो रूफ है वो आएगा, सेकंड वाले के लिए उसका जो रूफ है उसको आएगा, तीसरे वाला जो ऊपर फ्लोर में रह रहा है उसका रूफ आएगा। अब हम इसी एग्जांपल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, मान लेते हैं देयर इज नो 3 सेंसस हाउस, देयर इज ओनली 1 सेंसस हाउस, एक बंदे के पास 3 स्टोरी बिल्डिंग है। इन दैट केस जो मेजर पोर्शन यूज हुआ है उसको हम रूफ के लिए मानेंगे। एग्जांपल दिया, छत कंक्रीट का पूरा बना हुआ है, लेकिन बारिश के लिए उन्होंने कुछ एस्बेस्टस शीट लगा रखा है, या फिर कुछ फॉल्स टाइल्स ऊपर वहां पे लगा रखा है, वो सारे क्या हुआ, एक्सपोज टू वेदर की वजह से वो गलत हो गया। तो we have specifically eliminated the word exposed to weather from our instruction manual। आपका एक बिल्डिंग है जिसमें एक ही सेंसस हाउस है, उसके पास रूफ कौन सा हो गया, बिल्कुल जो टॉप वाला फ्लोर है वो यहाँ पे दिया हुआ है, टॉप वाला फ्लोर हमने रूफ ले लिया। लेकिन उस बिल्डिंग में अगर 3 सेंसस हाउस रह रहे हैं, 3 सेंसस हाउस है, 001, 0001, 0002 एंड 0003। इन दैट केस व्हाट वी विल डू, जो सेंसस हाउस नीचे है उनके लिए तो मेरा छत मेरा रूफ है ना, जैसे ये वाला बिल्डिंग है ना, टॉप वाला थोड़ी लेंगे, अगर ये मेरा सेंसस हाउस है तो इसका रूफ आएगा, उसके ऊपर वाले का उसका रूफ आएगा। ये वाला लाइन मेरे पीपीटी में भी था, बट आई थिंक वो कहीं पे शायद अगले स्लाइड में हो या मिस हो गया हो, या फिर हम उसको वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, वो मैं स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन मैनुअल में एक लाइन डाल देंगे। इट इज इंस्टीट्यूशनल, एंड इंस्टीट्यूशनल में जैसे आपको मालूम है हमें बाकी सारे काफी सारे क्वेश्चंस भरना नहीं है, ओनली अप टू जैसे हेड ऑफ द हाउस होल्ड से आगे जाके हमें उसमें तो भरने की जरूरत ही नहीं है ना, वो सारा नहीं आएगा, हमें क्वेश्चन 11 तक ही भरना होगा। और कोड इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड्स का ट्रिपल लाइन ऑटोमेटिकली ऐप विल अलॉट। कंडीशंस ऑफ द सेंसस हाउस है, कंडीशंस ऑफ द सेंसस हाउस में जो वो बंदा बोलेगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेटमेंट इज if he considers it to be livable we will consider it livable, if he considers it to be dilapidated उसको हम वही मानेंगे, अगर उसको हम गुड वो बोल रहे हैं उसको मानेंगे। however for the sake of convenience हम उसको कुछ बोल सकते हैं कि गुड उन हाउसेस को बोल सकते हैं कि जिसका कोई रिपेयर की जरूरत नहीं है, उसको हम गुड मान लेंगे। अगर वो थोड़ा सा रिपेयरिंग वर्क्स की जरूरत है उसको हम लिवेबल मान लेंगे, और अगर वो बहुत रिपेयर की जरूरत है, मेजर रिपेयरिंग चाहिए, या फिर डिके हो रहा है या फिर ब्रोकन डाउन हालत में है, फिर भी लोग वहां पे रह रहे हैं, बहुत पुराने पुराने घरों में रह रहे हैं, तो उसको हम बट रह रहे हैं तो वहां पे हम उसको डिलापिडेटेड मानेंगे। ओके देन हाउस नंबर विल कम, हाउस होल्ड नंबर विल कम। हाउस होल्ड नंबर पे भी बहुत ज्यादा डिलीवरेशन हम कर नहीं रहे क्योंकि ये भी ऑटो जनरेटेड होगा, और क्योंकि ये दीपक घटक सर के क्लास में ये मतलब आपको दिखाया भी जाएगा कि किस वे में वो ऑटो जनरेट हो रहा है। दिस इज इन कॉम्बिनेशन विद बिल्डिंग नंबर, सेंसस हाउस नंबर, एंड आफ्टर दैट हाउस होल्ड नंबर विल कम। सेंसस हाउस नंबर रिपीट होगा तो हाउस होल्ड नंबर आएगा, उसमें वी विल इट विल बी न्यूली जनरेटेड एंड लाइक दैट। Our next question is total number of persons living in the households.
इसमें हम इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड भी ले रहे हैं और नॉर्मल हाउस होल्ड भी ले रहे हैं. इंक्लूड ऑल पर्सन्स, इन्फेंट्स एंड एल्डरली ऑफ बोथ सेक्सेस. और अगर कोई थर्ड सेक्स भी है तो बोथ सेक्सेस नहीं, इसको वी विल आल्सो रेक्टिफाई, ऑल सेक्स कर देंगे. नॉर्मल रेसिडेंस मतलब अगर उस टाइम कोई बंदा वहां पे है नहीं, जो हम पीई में सारे क्राइटेरिया लगाते हैं उस हिसाब से स्ट्रिक्ट ये नहीं है, बिकॉज दिस इज टोटल नंबर ऑफ रेसिडेंस इज रिक्वायर्ड, कि जिसके बेसिस पे हम आगे जाके HLB कार्विंग को प्रॉपर करेंगे. इसलिए एक टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड रिसाइडिंग इन द पर्सन होने से ही हमारा चल जाएगा. और उसमें जो कैजुअल विजिटर है उनको हम नहीं गिनेंगे. क्लियर? Now comes the question of information. Now we are moving towards, अब देखो we are moving towards the household based questions. Head of the household. Head of the, who is an head of the household? The person who is recognized as such in the household. He or she is the decision maker. Bears the chief responsibility. For institutional households, the designation of the institution या जो भी है, it is to be entered. ठीक है? जैसे मैनेजर है, मैनेजर लिख दिया, इंस्टीट्यूशन का नाम लिख दिया, इस वे में हमें उसको भरना होगा. क्लियर? नाउ कमिंग टू द, अरे खत्म नहीं हुआ, आगे जाओ. सेक्स ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, तो उनका हम सेक्स लिख लेंगे. आपको सबको मालूम है 3 अवेलेबल है, उन्हीं में से सिलेक्ट कर लेंगे. और एक ये क्वेश्चन आता है, दिस इज SC, ST and other only for the head of the household. If you know that tables are released on the SC headed household, ST headed households, इसी के लिए SC and ST लिया जाता है. This does not include all the members of the family. ठीक है, मतलब for each and individual हम वहां पे नहीं गिनेंगे, only we will collect it for the head of the household and we will note it down. Remember that SC and ST, SC can be only from Hindus, Sikhs and Buddhists. STs can be from any religion. अगर यहाँ पे चाहे तो उसको रिलीजियन भी पूछ सकता है फॉर प्रोबिंग थिंग्स, बट दिस इज नॉट मैंडेटरी. आपने लीड ट्रेनर्स ट्रेनिंग में आके काफी लोगों ने ये मांगा था कि अनलेस एंड अनटिल ही इज क्लिकिंग ऑन द SC ST लिस्ट प्रोवाइडेड इन द ऐप, उसको भरने ना दिया जाए. ये पी वाला फेज नहीं है कि हम इतना स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंट करेंगे. ओनली ही हैज टू कंफर्म कि वो जो SC ST लिस्ट है वो वहां पे ही इज कमिंग इन दैट वन, तो उसमें वो भर देंगे. और अगर वो SC और ST दोनों में भी नहीं है तो सिलेक्ट हम तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे. फिर आगे चलते हैं. ओनरशिप स्टेटस. ओनरशिप स्टेटस में हाउस होल्ड्स नॉट मेकिंग पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रेंट, ओन बाय हाउस होल्ड होगा. ए फ्लैट और हाउस टेकन ऑन ओनरशिप बेसिस ऑन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, जहां पे हम EMI वगैरह कुछ दे रहे हैं लेकिन मेरे नाम पे फ्लैट लिया हुआ है, वो भी ओन्ड हाउस में माना जाएगा. रेंटेड हाउस किसको मानेंगे हम? रेंट इज पेड इन कैश और इन काइंड. एकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर ऑन रेंट, फ्री में रहने के लिए दे दिया तो नहीं होगा, जब रेंट पे करेगा तो उसको रेंटेड हाउस में माना जाएगा. टेकन ऑन रेंट, लेकिन मैं अभी पे नहीं कर रही हूँ, शायद बाद में पे करूंगी, या फिर पहले पे कर दिया था अभी उसमें रह रही हूँ, तो इट इज ऑल्सो पेइंग ऑन टू बी कंसिडर्ड इन रेंटेड हाउस. गवर्नमेंट क्वार्टर्स एंड सिमिलर अकोमोडेशन, HRA कट जाता है तो वो रेंट है, उसको हम रेंटेड हाउस में ही मानेंगे. ओनरशिप एनी अदर में क्या क्या आएगा? रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, जो मैं कह रही थी काफी सारे जगह हो सकता है कि जैसे दिल्ली में भी बहुत सारे एग्जांपल्स है कि बंदे को ऑफिस में नौकरी दिया है तो घर में नीचे रहने के लिए दे दिया है, तो इन दैट केस इट इज रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर. हाउसेस कंस्ट्रक्टेड ऑन एनक्रोच्ड लैंड, ठीक है, जिसका ओनरशिप मेरा है नहीं. Households living in an unauthorized manner in the abandoned buildings. We will be coming to the question of dwelling rooms. कितने dwelling rooms हैं? We will first ask कि number of dwelling rooms. अब this dwelling rooms में हम किस किस को dwelling rooms consider करेंगे? Living room, drawing room, bedroom, study room, dining room, servants room. ठीक है,
इन चीजों को हम ड्वेलिंग रूम में इंक्लूड करेंगे। किस किस को इंक्लूड नहीं करेंगे? किचन, स्टोर रूम, बाथरूम, पैसेजवे, लैट्रिन, वरांदा, इसको हम ड्वेलिंग रूम में कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, डाइनिंग में स्पेलिंग गलत है, देख लिया मैंने, पिक्चर में स्पेलिंग गलत है, लास्ट वाले कॉर्नर वाले स्पेलिंग में। हाँ, सेंसस हाउस विथ वन रूम used as shop and office, also used for stay, we will not consider it to be a dwelling room because it is exclusively available अगर है तो ही हम उसको मानेंगे, अदरवाइज इसको नहीं रखेंगे। A dwelling room shared by more than one household not counted for any of the household. ठीक है? Next question. Now, number of married couples in the household. Couple is formed through marriage. आज की डेट पे live in relationship, since it is considered as stable de facto union, will be considered as couple and married couple. Number of married couples हमें collect करना है. Couples who are normal residents, even if one of the spouses temporarily absent, office गया हुआ है, थोड़ी देर घूमने गया है, तो भी हमें उसको ले लेना है. If he is a normal resident over there, irrespective of their age, अगर हमें 0 लेना है if the person is living all alone and if no married couple is present in the household.